हाँ जी, 12th क्लास बेटा, वेलकम अगेन जी। यार ऑप्टिक्स करते करते, रे ऑप्टिक्स करते करते, रे ऑप्टिक्स की यार लास्ट स्टेज यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे हम पहुंच गए। अब यार ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वैसे तो काफ़ी लंबी चौड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो आपका सीबीएसई सिलेबस है उस पर क्या करेंगे यार, कंसंट्रेट करेंगे। दो मेन टॉपिक हैं, उस पर जाएंगे। वैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट का मतलब तो आप समझ ही गए कि कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। ऑप्टिकल मतलब जो ऑप्टिक्स में यूज हो रही हैं। ओके, जैसे अब अगर मैं यार कैमरा की बात करूं, कोई भी कैमरा है वो भी किस में आएगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आएगा। या मान लो बाइनोकुलर्स की बात करूं, दूरबीन, या यार टेलीस्कोप, या माइक्रोस्कोप, या फिर स्पेक्ट्रोस्कोप। अब स्कोप देख सब में लग रहा है, स्कोप का मतलब जितना आप देख सकते हो, ठीक है। और भी कई होते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिक्स में जो जो यूज हो रहे हैं, ये भैया लेंस वगैरह है, ये भी अपने आप में छोटी मोटी क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही होंगे ना। तो बहुत कुछ हो सकता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। एक जिसको हम भूल गए यार, सबसे मेन जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो तो भगवान ने हमें दिया हुआ है, आई जिसको बोलते हैं, ठीक है। आई अपने आप में क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, सब कुछ है भैया। आई जो हमें भगवान ने प्रोवाइड की ना, उसमें सब कुछ है यार। लेंस लगा हुआ है, रेज को एंटर जब जहां से होती हैं वहां पे पूरा सिस्टम है कि रेज कम एंटर करनी है, कि 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा सारा का सारा। ये एक प्यूपिल है जहां से रेज एंटर करेंगी। उसके बाद आयरिस है, आयरिस प्यूपिल के साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कम ज्यादा करता है। उसके बाद लेंस लगा हुआ है जी, कन्वेक्स लेंस। उसके आसपास सिलियरी मसल्स हैं, वो उसको स्ट्रेच या कंप्रेस कर कर फोकल लेंथ में चेंज लाती हैं। फिर इमेज बनती है। इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पर, ठीक है, जहाँ पे इमेज बन जाती है। उसमें फिर कोन शेप, रॉड शेप सेल्स हैं जिससे वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट या कलर को सेंस करता है। और पूरा का पूरा सिग्नल कन्वर्ट अगर ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू कहाँ तक चले जाता है, ब्रेन पे चले जाता है, और ब्रेन में जाके स्टोर भी हो जाता है। तो अपने आप में फुल फ्लेज्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है यार आई। अब हम अपने सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में दो चीजें हैं यार, एक है टेलीस्कोप और एक है माइक्रोस्कोप। हमने इसी पे कंसंट्रेट करना है। आई बेटा पहले सिलेबस में होता था, अब इस बार ये जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसमें टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप की कुछ पॉइंट्स, इनकी रिजॉल्विंग पावर वगैरह वो बस हटाई है। बाकी टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप है ही है। मुझे पहले लग रहा था टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप ही उड़ा दिए, लेकिन नहीं भाई, ये उड़े नहीं है, ये आएंगे। और ये लगा लो पक्के क्वेश्चन होते हैं। ओके, एक तरह का पक्के क्वेश्चन है। पहले आई एंड इट्स डिफेक्ट्स भी होता था, अब यार आई एंड इट्स डिफेक्ट्स ये सिलेबस में नहीं है। कैमरा, बाइनोकुलर, स्पेक्ट्रोस्कोप ये तो पहले भी नहीं होते थे। तो अगर हम आई और इसके डिफेक्ट बेटा कवर अप करने लग जाएं तो एक दिन उसमें लग जाएगा हमारा, लेकिन हम वो दिन नहीं लगा रहे। हम सीधा किस पे आ जाएंगे, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप पर आ जाएंगे, ठीक है जी। फिर भी अब जो आई वाले कंसेप्ट है ना, आई, उसके डिफरेंट पार्ट्स, फिर डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, उसको कैसे रिमूव करते हैं, मायोपिया कैसे रिमूव होगा, हाइपरमेट्रोपिया कैसे रिमूव होगा, ये सब चीजें बेटा आपने जो 10th में कर रखी है ना, उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। देख कहीं ना कहीं बीच में काम जरूर आएंगी, हम फुल फ्लैज उस पर लेक्चर नहीं लगाएंगे, बीच में जिसकी जरूरत पड़ेगी वो बता देंगे। तो एक आई, एक माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप, ये तीन चीजें हमें कर लेनी चाहिए। आई उसने सिलेबस में से उड़ा दिया भाई, तो आई का सारे के सारे कंसेप्ट नहीं बताने वाला, मैं इतना बता देता हूं
कि इसको आई वाले कंसेप्ट को जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है उसी को क्या कर लो, रिवाइज कर लो। ठीक है, जो 10th वाले कंसेप्ट्स हैं उसी को रिवाइज कर लो। अब हमने एक दिन उस पर क्यों लगाना है, क्योंकि जब करने लग जाएंगे फैल जाएंगे, एक के दो भी लग सकते हैं। तो इसको रिवाइज कर लो, एक दो बातें इससे रिलेटेड है वो बता दूंगा। हम बेसिकली किस पे जाएंगे, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप पर जाएंगे। एक बात, भगवान ने हमें बहुत बढ़िया चीज, देखो और भी बहुत बहुत बढ़िया चीजें दे रखी हैं, लेकिन अब आई तो है ये ना, अगर आंखें ना देता भगवान तो यार सारी जिंदगी सारी दुनिया अंधेरी हो जाती। ये जो रंग बिरंगी दुनिया दिख रही है, हरी भरी दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया, ये किसके भरोसे चल रहा है, सब आंखों के भरोसे ही चल रहा है। तो आई भगवान ने हमें प्रोवाइड की सब कुछ, क्या जो मर्जी देखो भाई दे दिया, लेकिन अब भैया ना इंसान जो है उसको सब्र नहीं होता। अब आई से जब हम देखने लग गए दूर का दूर का दूर का, तो इंसान कहता है यार एक पर्टिकुलर रेंज के बाद मैं बढ़िया देख नहीं पा रहा हूं, कुछ करता हूं। तो उसने आई की हेल्प के लिए कि दूर तक देखा जा सके कई चीजें इजाद कर दी, बायनोकुलर, टेलीस्कोप। मतलब ये जो टेलीस्कोप वगैरह चीजें हैं, हमने दो पढ़ने ना, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। तो जो टेलीस्कोप है ये आई की रेंज को बढ़ा रहा है। कौन सी रेंज को, दूर तक देखने की रेंज को बढ़ा रहा है। नेकेड आई से हम जो चीजें नहीं देख पा रहे वो टेलीस्कोप की हेल्प से देख पा रहे हैं। अब यहीं से बैठे बैठे साइंटिस्ट लोग जो हैं स्पेस रिसर्च वाले, वो चांद सितारे देखते रहते हैं, देख तो किसकी हेल्प से देख रहे हैं, टेलीस्कोप की हेल्प से यहीं से बैठे बैठे डिटेल्स लेते रहते हैं ना। तो रेंज बढ़ा दी। फिर इंसान ने ये सोचा कि यार छोटा देख रहा हूं, ये ज्यादा छोटा हो गया, दिख नहीं रहा बढ़िया से। फिर इसने लेंस वगैरह के यूज करने शुरू कर दिए। वो मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं होता, अब कोई चीज बढ़िया से दिख नहीं रही तो कहते मैग्नीफाइंग ग्लास इजाद कर दिया, उससे देखना शुरू कर दिया। और फिंगरप्रिंट वगैरह आपने देखा होगा, फिंगरप्रिंट वगैरह चेक करते हैं तो जासूस वगैरह होते हैं ना, वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। वो कहता है मैग्नीफाइंग ग्लास ठीक है, कुछ चीजें हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं दिख रही। फिर उसने माइक्रोस्कोप जैसी चीजें इजाद कर दी, उनकी खोज कर दी। तो ये जो टेलीस्कोप है वो भी आई की रेंज बढ़ा रहा है, जो माइक्रोस्कोप है वो भी आई की रेंज बढ़ा रहा है। वो दूसरे सेंस में बढ़ा दी कि छोटा दिखा दिया, बहुत बढ़िया, टेलीस्कोप दूर का दिखा रहा है। उसके बाद फिर इंसान ने सोचा कि यार दिख तो रहा है, लेकिन दोबारा देखना हो तो मैं भूल जाता हूं। तो उसके लिए कुछ ऐसे सिस्टम बना दिए कि जैसे कैमरा वगैरह है, वीडियो कैमरा है, वो चीज को क्या करता है, रिकॉर्ड ही कर देता है। तो ये जितनी भी चीजें ना, कैमरा ठीक है, वीडियो फोटोग्राफ वाला हो गया, एक वीडियो रिकॉर्डिंग वाला हो गया, ये सब यार किसी ना किसी तरीके से क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं। तो जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, वो इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प करने के लिए आ गया। आई अपने आप में फुल फ्लैश ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसकी रेंज बढ़ाने के लिए कई तरह के इंस्ट्रूमेंट हमने इजाद कर दिए। अब मैंने बोला भैया कई तरह के कर दिए, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो सीबीएसई वाले कहते हैं पढ़ लो, या जो किसी भी बोर्ड वाले कहते हैं पढ़ लो, क्योंकि जिसमें से पेपर में आना है भैया वो पढ़ लो, फायदा रहेगा। बाकी फिर नॉलेज गेन करने के लिए जो मर्जी करते रहो। तो आई नहीं पढ़ रहे, वैसे ये सिलेबस होता था पहले, आई के बारे में पढ़ना पड़ता था, टेलीस्कोप के बारे में भी, माइक्रोस्कोप के बारे में भी, आई के बारे में। अब आपने जो 10th में पढ़ा हुआ है उसी की हम रेपिटेशन कराते होते थे, इस बार नहीं करा रहे हैं, उसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है जी। अब आई के बारे में एक या दो बातें कर देते हैं। जैसे एक वर्ड कभी बीच में आ जाएगा जिसको कहेंगे
नॉर्मल आई का फार पॉइंट या फिर नॉर्मल आई का नियर पॉइंट, इसको हम लीस्ट डिस्टेंस, अब इनका यूज हो जाएगा ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। एक शब्द बीच में हम कई बार इस्तेमाल कर लेंगे, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है जी। तो एक फार पॉइंट, नियर पॉइंट, जिसको लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। पता ही होगा यार कि फार पॉइंट मतलब एक नॉर्मल आई दूर तक, कहां तक देख सकती है। नॉर्मल आई का मतलब कि भैया चश्मे वश्मे नहीं लगे हुए हैं, विजन जो है नॉर्मल है। नॉर्मल विजन का मतलब कोई चश्मे वश्मे नहीं लगे, प्रॉपर विजन है। ठीक है, 6/6 बोलते हैं वो जो ऑप्टिशियन होते हैं ना, उनकी भाषा में जब आंखें वांखें चेक कराने जाओ ना तो दूर की नज़र चेक करते हैं तो उसमें बताते हैं 6/6 अगर है तो उसको क्या कहते हैं, वो ठीक है, परफेक्ट है। तो अगर आपका नॉर्मल विजन है तो आप दूर तक कहां तक देख सकते हो, उसको फार पॉइंट कहते हैं। तो यार अगर मैं दूर तक देखने लगूं, दूर तक, और मेरा विजन नॉर्मल है, वैसे मेरा विजन नॉर्मल नहीं है, मुझे भी ऐन के लगी हुई है। ये तो आजकल किसी को देखना नहीं है, बस कैमरे को देखना है, कैमरे की तरफ देख के काम चला लेते हैं। वैसे नॉर्मली क्लासेस में तो भैया चश्मे लगाने पड़ते हैं, नहीं तो पीछे बैठा हुआ बच्चा पहचानने नहीं जाता कि कौन सा बैठा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे किसी को पहचानने वाला चक्कर नहीं है, तो यहाँ बिना चश्मों के काम चल रहा है। लेकिन मेरा विजन भी नॉर्मल नहीं है, दूर की नज़र कमज़ोर है, एन के लगी हुई हैं, लग जाती हैं। मेडिकल नॉन मेडिकल वाले एन को वाले मिलेंगे। ओके, तो मैं कह रहा हूं अगर नॉर्मल विजन है तो हम दूर तक देखने लग जाए तो इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। भैया इन्फिनिटी तक हमें क्लियर दिखाई देगा, वो बात दूसरी है, छोटा दिखाई देगा, हम उसकी पूरी डिटेल नहीं ले सकते हैं। दिखाई क्लियर देता है। क्लियर का मतलब बेटा धुंधली इमेज नहीं बनती, प्रॉपर फोकस्ड इमेज बनती है। भैया शाम को या रात को चंदा मामा की ओर देखोगे तो वो क्लियर ही दिखाई देगा, ये धुंधला सा नहीं दिखाई देगा। देता क्लियर है, वो बात दूसरी है, दूर है तो उसकी डिटेल नहीं पता लग रही कि वहां कौन कौन खेल रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन हां दिखता वो क्लियर है। या कभी सुबह सुबह आपने देखा होगा जब सूरज उग रहा होता है, सनराइज है ना, उस वक्त अगर आपने देखा हो वो लाल रंग का दूर से दिखाई देता है। या रात को जब शाम को सूरज डूब रहा हो, सनसेट, उस वक्त देखा हो वो लाल रंग का गोला पूरा एन दूर बढ़िया दिखाई देता है, मजा आ जाता है देखकर। यार वो क्लियर दिखाई देता है, धुंधला नहीं दिखता, दिखता क्लियर है। अब देख ले जो सूर्य है आप लोगों से कितनी दूरी पर होगा, या कह लो कि जो मून है चंदा मामा जी वो आप लोगों से कितनी दूरी पर होंगे। अब भाई जितनी मर्जी दूरी पे हो दिखता क्लियर है। यानी जो नॉर्मल आई है उसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी है। अब भैया जिसके चश्मे लगे वो चश्मे लगा के देखना सूरज को, तब क्लियर देखेगा, चश्मे के बिना थोड़ी देखेगा। मैं नॉर्मल विजन वालों की बात कर रहा हूं, जिसकी एन के लगी हो तो देखना हो ना सूरज वूरज, एन के लगा के देखना, और सुबह सुबह या शाम को ही देखना, 12 बजे मत सूरज को देखने लग जाना, आंखें खराब हो जाएंगी। तो यार फार पॉइंट नॉर्मल आई का कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, पढ़ा होगा। नियर पॉइंट एक नॉर्मल विजन वाली आई है, उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर लेते हैं बेटा। कितना मेरे भाई, 25 सेंटीमीटर। पता होगा आपको कि नियर पॉइंट या कह लो लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस विजन होता है 25 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखूं तो मुझे यार वो ठीक ठाक क्लियर दिखाई देगा। 25 से लेकर इन्फिनिटी तक, 25 सेंटीमीटर की दूरी से लेकर इन्फिनिटी तक क्लियर दिखाई देगा। भैया ज्यादा पास ले आऊंगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो नॉर्मल आई का
प्रॉपर विजन के लिए, एक होता है लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंट विजन जिसको 25 सेंटीमीटर कहते हैं नॉर्मल आई के लिए। अगर हम दूर चले गए तो इन्फिनिटी तक बढ़िया क्लियरली देख पाएंगे। ठीक है जी, तो दो बातें क्लियर। अगली बात पावर ऑफ अकोमोडेशन। बेटा पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब कि हमारा जो आई है और उसका जो आई लेंस है यार वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। 25 सेंटीमीटर से लेकर इंफिनिटी तक फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। वो पढ़ा होगा, मैंने बोला थोड़ा बहुत 10th वाला क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना। तो सिलियरी मसल्स की हेल्प से जो लेंस है, आई लेंस कन्वेक्स होता है इसका नेचर, वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है, या कह लो अपनी फोकल लेंथ को एकोमोडेट कर लेता है। भैया एकोमोडेट का मतलब भी एडजस्टमेंट ही है। अब इसी को क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब आई लेंस की पावर को, पावर या फोकल लेंथ एक ही बात है, पावर एडजस्ट होगी तो फोकल लेंथ तो हो ही जाएगी। तो आई लेंस की पावर को एडजस्ट करने की एबिलिटी को पावर ऑफ एकोमोडेशन कह देंगे हम। क्या हुई पावर ऑफ एकोमोडेशन, एबिलिटी टू एडजस्ट फोकल लेंथ, या कह लो पावर ऑफ आई लेंस। एबिलिटी टू एडजस्ट फोकल लेंथ और पावर ऑफ आई लेंस। ठीक है जी। अब यार अगर इंफिनिटी को मान लूं तो पावर निकालूंगा 1/f। अगर मैं 1/infinity से चेक करूं तो ये 0 आ जाएगी। और अगर 25 सेंटीमीटर के हिसाब से देखूं तो 100/f, 100 फोकल लेंथ कितनी 25, ये 4 डायप्टर आ जाएगी। यानी कि आई लेंस अपनी पावर को 0 से 4 डायप्टर तक एडजस्ट कर सकता है। फोकल लेंथ को 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक, या पावर को 0 से 4 डायप्टर तक एडजस्ट कर सकता है। कभी कभी इसको भी पावर ऑफ एकोमोडेशन कह देते हैं। इसको भी हम कभी कभी पावर ऑफ एकोमोडेशन कह देते हैं। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब आई लेंस की पावर को एडजस्ट करने की एबिलिटी वो 0 से 4 डायप्टर होती है। तो एक आई के बारे में बस मैं इतना ही बताऊंगा यार, बाकी चीजें पढ़ लेना। ठीक है, बाकी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो मैंने बता ही दिया। आई की रेंज बढ़ानी है, आई की रेंज बढ़ाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट इनको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में डाल देते हैं, जिसमें टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है। टेलीस्कोप एक दूसरे तरीके से रेंज बढ़ा रहा है, वो दूर तक दिखा रहा है जहां तक आई बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पा रही थी, और माइक्रोस्कोप छोटे से छोटा भी दिखा रहा है जिसको आई ऑब्जर्व नहीं कर पाती। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम उसको भी ऑब्जर्व कर लेंगे, छोटी चीजों की। विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप दूर की चीजों को भी ऑब्जर्व कर लेंगे। पहले बेटा हम माइक्रोस्कोप टेकअप करेंगे, उसके बाद फिर टेलीस्कोप टेकअप करेंगे। तो पहली बात हेडिंग डाल लो, माइक्रोस्कोप। पहली बात होगी जी माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप में अब अपने पास 2 तरह के माइक्रोस्कोप आएंगे। पहला होगा सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा वाला होगा जिसको हम कहेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाँ जी बेटा यार, तो हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पहले क्या स्टार्ट करना है, माइक्रोस्कोप, उसके बाद फिर टेलीस्कोप। 2 लेक्चर में शायद हमने काम इसको कवर अप कर देना है। तो यार अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें, माइक्रोस्कोप यार पता ही होगा। अब वो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी लैब में पढ़ा होता है माइक्रोस्कोप, बात उसी की चलेगी, लेकिन यार डायग्राम वैसा नहीं बनाएंगे, पूरा माइक्रोस्कोप की फोटो नहीं बनाएंगे। हमने रे डायग्राम बनाना है लेंसेज के साथ कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। तो माइक्रोस्कोप आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वही जो लैब्स बायो लैब में खास तौर पर मिलता है, जिससे हम छोटी चीज को बड़ा कर देख लेते हैं।
तो माइक्रोस्कोप को अगर मैं अपने सिलेबस के हिसाब से बांटूं, यार दो कैटेगरी में बांट दूंगा। एक जिसको मैं कहूंगा सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा जिसको मैं कहूंगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है जी। अब सिंपल का मतलब सिंपल, कंपाउंड मतलब सिंपल से बात नहीं बन रही, उसको मॉडिफाई करके और बढ़िया बनाने की कोशिश कर दी, तो कंपाउंड बढ़िया ही होगा। जो लैब्स वगैरह में यूज होता है बेटे, ये सारे कौन से होते हैं? बढ़िया वाले, यानी कि जो ज्यादा से ज्यादा मैग्निफिकेशन दे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन पहले किसकी बात करते हैं यार? सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो दोनों है, दोनों में टारगेट क्या होगा? एक तो रे डायग्राम। देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से क्वेश्चन पक्का है, सारी रे ऑप्टिक्स एक तरफ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक तरफ भाई। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से क्वेश्चन तो ये मान लो 100% है। ऑप्टिक्स में से लास्ट का जो पार्ट है ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। अब आपके पास कुल मिला के 4 डायग्राम होंगे, एक सिंपल माइक्रोस्कोप का, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, 2 ये हो गए। आगे टेलीस्कोप में 3 डायग्राम टेलीस्कोप में आ जाने हैं, तो 4 या 5 डायग्राम होंगे यार आपके पास। अब उनमें से एक ना एक रे डायग्राम बनाने को आ ही जाएगा। कभी वो कह देगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम बना दे, कभी कह देगा टेलीस्कोप का बना दे। रे डायग्राम के ही नंबर हैं 2 नंबर, सीधा रे डायग्राम। बस वो बोल रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अगर उस पर डेरिवेशन वगैरह भी मांग लेता है, डेरिवेशन में हमने बेटा इसकी मैग्निफिकेशन निकालनी होगी। डिफाइन करते हैं कि अभी मैग्निफिकेशन क्या चीज है, तो मैग्निफिकेशन भी निकालनी होगी। तो पॉइंट ये है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से क्वेश्चन पक्का है। कुल मिला के 4 या 5 रे डायग्राम आएंगे, आपको वो रे डायग्राम सीखने हैं। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे क्वेश्चन आएगा तो समझ ले रे डायग्राम पे ही आएगा ना, चाहे वो उस पर कुछ डिराइव करने के लिए बोल दे, चाहे वो सिर्फ रे डायग्राम बोल दे, दोनों में रे डायग्राम तो लगेगा लगेगा। तो सबसे पहला टारगेट आपका क्या होगा कि जितने भी रे डायग्राम्स आते हैं उनको बनाने सीख लो। 1 बार बनाओ, 2 बार बनाओ, 4 बार बनाओ। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से क्वेश्चन पक्का, और जो क्वेश्चन आएगा उसमें सारा खेल किसका? रे डायग्राम का ही है। तो रे डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे। बीच बीच में फिर से मैं बोलता रहूंगा कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम बनाते रहो। तो अभी स्टार्ट करते हैं। माइक्रोस्कोप 2 कैटेगरी में बांट दिया, सिंपल और कंपाउंड। यार जो हम कन्वेक्स लेंस है ना, कन्वेक्स लेंस आपको याद होगा, कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन हमने इसके 6 केसेस ड्रॉ किए ना, कन्वेक्स के 6 केसेस ड्रॉ किए। ऑब्जेक्ट को उसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख दे, फोकस पे रख दे, फोकस और 2f के बीच में रख दे, 2f पे रख दे, बियॉन्ड 2f रख दे, इन्फिनिटी पे रख दे। तो कुल मिला के 6 केसेस हैं। अब अगर मैं कन्वेक्स लेंस को इसके फर्स्ट केस में यूज करूं, कुछ नहीं है, कोई माइक्रोस्कोप नहीं है मेरे पास बस एक क्या है? कन्वेक्स लेंस है। और अगर मैं ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया भाई, स्टार्ट कर दिया मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप। फिर से एक बार दोबारा हेडिंग डालूंगा उधर, पहले रफली बात कर लूं। तो मेरे पास यार एक कन्वेक्स ऑप्टिकल सेंटर है, ये कोई इसका फोकस है। यहां पे मैंने क्या रख दिया? एक ऑब्जेक्ट रख दिया। कहां पर? इसके C और F के बीच में। ओके, ये F है, इधर भी क्या होगा? चल F होगा, दोनों तरफ बराबर ले लेते होते हैं। अब अगर इसमें से मैं एक रे निकालूं और वो इसमें से पास करती है, और दूसरी मतलब इसकी इमेज बना रहा हूं सिंपल, जो आप हमेशा बनाते रहे हो अभी तक। तो फर्स्ट केस में आपको पता है वर्चुअल इमेज बनती है, मैग्नीफाइड इमेज बनती है, और जिस तरफ ऑब्जेक्ट रख रहे होते हो उसी तरफ बनती है। तो आपके पास एक कन्वेक्स लेंस था, आपने ऐसे ऐसे उससे इमेज फॉर्मेशन कर कर देखी, आगे तो मिल नहीं रही है। इनको बैकवर्ड साइड पे क्या किया? एक्सटेंड किया। मैंने बोला स्केल से एक्सटेंड किया करो यार, प्रॉपर जहां पे बननी होगी वहां पे इमेज बनेगी। तो यार ये मान ले
इमेज बन गई। अब देख इमेज की खास बात वो दिख रही है तुम्हें कि इमेज कैसी है। एक तो इमेज मैग्नीफाइड है, जो सबसे बड़ी बात। फर्स्ट केस में इमेज कैसी होती है, एक तो वो मैग्नीफाइड है, दूसरा इरेक्ट है, वर्चुअल है। अब उससे क्या फर्क पड़ता है, बंदे को दिख तो जाएगी, वर्चुअल भी दिख जाती है, रियल भी दिख जाती है। वर्चुअल जो है बस उसको स्क्रीन पे नहीं ले पाते, रियल जो है स्क्रीन पे भी आ जाएगी। तो ये वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है जी, और इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। अब सोच के देख, मेरे पास एक लेंस है, ध्यान से सोचना, मेरे पास एक लेंस है, ठीक है। मैं इस लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखता हूं और लेंस के थ्रू देखता हूं। ये लेंस है, यहां पे कहीं पर मैं हूं, ठीक है। मैंने अपनी आंखों के सामने क्या रखा, लेंस मुझसे भी बड़ा हो गया, पूरा सर बनाना चाहिए था अपना। तो यहां पे आई है यार मेरी, ये ले, इस पूरे को क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। बात इलॉजिकल हो गई यार, बंदे से बड़ा तो क्या हो गया, लेंस ही हो गया। तो मान लेते हैं यहां पर आपकी आई है, पूरा बंदा नहीं बनाते यार, ओके। यहां पर आपकी अंखियां हैं, अंखियां, आई, ठीक है जी। अब यार इस तरफ से मैं देख रहा हूं, इसको ध्यान से देखना बस। ये लेंस है, सामने ऑब्जेक्ट रख दिया, इसको मैं इससे देख रहा हूं और मुझे ये बड़ा होकर दिखाई दे रहा है। तो यार ये लेंस किसका काम कर रहा है, माइक्रोस्कोप का ही काम कर रहा है ना। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है, किसी चीज को यार बड़ा करके देखना, वो डिवाइस जो बड़ा करके दिखा दे वो हो गया माइक्रोस्कोप। तो ये लेंस क्या कर रहा है, ये लेंस से अगर मैं किसी चीज को देख रहा हूं, देख ये लेंस है, ये मेरी अखियां हैं, ये लेंस है, सामने ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इससे देखूंगा तो ये मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये जो कन्वेक्स लेंस है ना, अगर मैं इसको फर्स्ट मोड में यूज करूं, फर्स्ट मोड मतलब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखूं, तो ये बड़ा करके दिखा देता है। तो ये भी एक तरह का माइक्रोस्कोप हो गया। इसी को मैं क्या बोलता हूं, सिंपल माइक्रोस्कोप बोलता हूं। इसी को, एक कन्वेक्स लेंस को इस फर्स्ट मोड में यूज कर दिया जाए कि ऑब्जेक्ट अगर उसके सी और एफ के बीच में आ रहा है, तो ये क्या बन गया, एक तरह का सिंपल माइक्रोस्कोप बन गया। अगर आप कन्वेक्स लेंस को यूज करके दूर से किसी चीज को देख रहे हो, दूर वाली चीज को, यानी उसके एफ से बाहर है, तो बात नहीं बनेगी यार। तो वो इन्वर्टेड इमेज वगैरह बनानी शुरू कर देगा, क्योंकि एफ और सी के बीच में ही उसने इरेक्ट इमेज बनानी है। हमने तो चीज को सीधा ही देखना है ना। तो पॉइंट ये समझो, अगर मैं कन्वेक्स लेंस को सिंपली यूज कर लूं, बिना उसका कोई ताम झाम लगाए हुए, लेंस लिया जी, उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां आना चाहिए, उसके ऑप्टिकल सेंटर, जहां लेंस है उसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और उसका फोकस के बीच में आना चाहिए। तो अगर मैं इससे देखूंगा इस ऑब्जेक्ट को, तो ये मुझे बड़ा होकर दिख रहा है। तो ये क्या बन गया, ये सिंपल माइक्रोस्कोप बन गया। ये एक तरह का क्या हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप ही हो गया। आपने देखा होगा, अगर कभी देखा हो आपने टीवी पर, वो जो जासूस वगैरह नहीं होते, अब कोई भी अगर डिटेक्टिव है ना, डिटेक्टिव की जो टिपिकल ड्रेस है, उसने वो हैट सी पहनी होती है, ओवरकोट सा पहना होता है। फिल्मों में अगर टिपिकल किसी डिटेक्टिव की ड्रेस है ना, कॉमिक्स पढ़ी होंगी, कॉमिक्स में आते होते थे, या कोई फिल्म देखी हो, तो एक टिपिकल ड्रेस है कि जी उसने ओवरकोट सा पहना हुआ है, हैट पहनी हुई है, और उसके हाथ में क्या होता है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। अभी जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, उससे माइन्यूट चीज को देखते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास है क्या, उसका हैंडल बना रखा है अगले ने, बीच में क्या लगा, सिंपल कन्वेक्स लेंस, और उससे किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना है, तो ऑब्जेक्ट कहां आना चाहिए, उसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, और बड़ा करके देखता है। तो जासूस के हाथ में वो मैग्नीफाइंग ग्लास तो होता ही होता है। उसकी ये लगा लो टिपिकल उसका अटायर है,
कि ड्रेस के साथ उसके साथ हैट वैट पहनी होगी, उसके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास सिंपली क्या है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप का रोल प्ले कर रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास। बहुत लोग यूज करते हैं इसका, एक तो मैंने बोला डिटेक्टिव, या फिर ये जो फोरेंसिक वाले होते हैं, वो भी टीवी में देखा होगा, कहीं पे भी कोई कांड हो जाता है तो वहां पे फोरेंसिक वाले आते हैं, तो सबसे पहले वो फिंगरप्रिंट वगैरह चेक करते हैं, वो मसाला सा डालते हैं, उससे फिंगरप्रिंट आ जाता है। फिर फिंगरप्रिंट को कैसे चेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप का रोल प्ले कर रहा है। भाई मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएगा तो ऑब्जेक्ट क्लोज लाना पड़ेगा, क्लोज मतलब उसके सी और एफ के बीच में लाना पड़ेगा, इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, बड़ी होकर दिखेगी। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का सबने यूज किया होगा यार, अगर बायो के बच्चे होंगे तो बायो लैब में एक किट आती होती है बच्चों के पास कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए, उस किट में भी मैग्नीफाइंग ग्लास एक एसेंशियल चीज है, क्योंकि जब इन्होंने बायो लैब में तो माइक्रोस्कोप वगैरह तो होते ही होते हैं, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास भी वो किट में होता ही होता है। उसके अलावा एक आपने देखा होगा, अगर किसी घड़ी वड़ी की दुकान में चले जाओ ना, घड़ी की दुकान में चले जाओ तो घड़ी की दुकान पे कोने पे ना एक बंदा बैठा होता है। एक तो अंदर चलो घड़ियां बेच रहा है, ठीक है, एक वो रिपेयर करने वाला भी उन्होंने बिठा रखा होता है कोने पे। अब जो रिपेयर करने वाला होता है वो घड़ियां कैसे ठीक कर रहा होता है भाई, वो घड़ी माइन्यूट सी चीज है, एक हाथ से उसने घड़ी भी पकड़नी है, दूसरे हाथ से उसने नट वगैरह भी उसके कसने हैं, या नीचे रख के दोनों हाथों का यूज करता है। तो अगर भाई एक हाथ में लेंस पकड़ेगा देखकर तो नट कहां से कसेगा, तो उन्होंने एक छोटा सा इतना सा कन्वेक्स लेंस लेकर उसका हैंडल सा पूरा बनाकर फ्रेम सा वो एक डिवाइस सा बना के उसको आंख में घुसा लेते हैं ऐसे करके, तो आंख में उसको फिट कर लेते हैं और उससे देखते रहते हैं। क्लोज करना पड़ता है यार, वो भी क्या है, एक तरह का मैग्नीफाइंग ग्लास ही है। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास बना दो तो हैंडल बना देते हैं, जहां पे भैया एक ही हाथ से काम चल जाएगा वहां हैंडल से पकड़ लेते हैं, जहां भैया दोनों हाथ यूज करने हैं उसने काम करने के लिए ज्वेलर हो गए, ये घड़ियां वड़ियां ठीक करने वाले हो गए, या कोई और माइन्यूट काम करने वाले हो गए, उन्होंने एक कन्वेक्स लेंस का ना डिवाइस सा मिलता है, आंख में फंसा लेते हैं और उससे देखते रहते हैं, अपना काम वाम करते रहते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट अ कन्वेक्स लेंस यूज इन दिस फर्स्ट मोड। पहला केस सी और एफ वाला लगा लो, वो क्या हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप। हेडिंग भैया मेरी चल रही है सिंपल माइक्रोस्कोप, लेकिन मैं उसको रफली समझा रहा था। अब आ रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के प्रॉपर डायग्राम पे, और उसमें फिर इसकी मैग्निफिकेशन हमने क्या करनी है बेटा, कैलकुलेट करनी है। तो अब डाल रहा हूं हेडिंग सिंपल माइक्रोस्कोप, इसके बाद करेंगे फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप यही डायग्राम दोबारा बनेगा, एक दो चीजें और बतानी है वो भी बता देंगे बीच में, ठीक है जी, एक दो चीजें और बतानी है वो बीच में बता ही देंगे, मैग्निफिकेशन निकालनी होगी वो बता देंगे कैसे निकलेगी। तो अब हमारी हेडिंग आई, अब आई यार, इतनी देर से तो मजाक कर रहे थे, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो हेडिंग अपनी आ गई सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या, ये कन्वेक्स लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया इसका फोकस, इस तरफ दूसरा फोकस, ऑब्जेक्ट को रखा बीच में कहीं पर, ये हो गया ऑब्जेक्ट ए बी, एक रे पैरेलल गई, पैरेलल वाली रे फोकस से, और दूसरी सी से गुजर गई, आगे तो मिलेंगी नहीं, वही पीछे की ओर क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो भैया कर दो एक्सटेंड, कर दी, ओके। तो ये बन गई इसकी इमेज, ए डैश बी डैश, ठीक है जी। यहां पे फिर वही बात, यहां पे ऑब्जर्वर है
इधर ऑब्जर्वर की क्या होगी, आई होगी। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, कुछ भी नहीं है यार, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। अब अगली बात सुनना, डायग्राम तो तुम्हें बनाना आता ही है, एग्जाम में सिंपल माइक्रोस्कोप के आने के चांस कम, कंपाउंड के ज़्यादा। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया भाई। अब अगली बात है यार, यहाँ पे ना हम एक टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। कौन सी टर्म जी, एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब ये एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होती है? मैग्निफिकेशन तो वही यार, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या कितने गुना कोई भी लेंस या कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज करता है, वो तो होगी मैग्निफिकेशन। बेटा वही चीज है, लेकिन अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जब भी मैग्निफिकेशन भाई डिफाइन की जाएगी, वो एंगुलर मैग्निफिकेशन के टर्म्स में हमने डिफाइन करनी है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन पे थोड़ा ध्यान देना। मैं यहां पर एंगुलर मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करूंगा। और पहली बात तो ये याद रखो, इट इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। देख करवाते हैं, अगर मैंने बीटा बाय अल्फा पहले लिख दिया तो याद करना आसान हो जाएगा। पहले डेफिनेशन नहीं बोल रहा, डेफिनेशन पहले बाद में बोलूंगा, पहले समझा दूं कहानी को। तो मैग्निफिकेशन याद रख लो पहले तो। एंगुलर जितने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है भाई, सिंपल माइक्रोस्कोप हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो, जो मर्जी हो, सब में एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ेगी। मैं डिफाइन बार बार नहीं करूंगा, हर बार बीटा बाय अल्फा लिख दिया करूंगा। हाँ पहली बार जरूर डिफाइन कर देता हूं कि ये बीटा क्या है, अल्फा क्या है। पहले तो ये याद, डेफिनेशन नहीं है अभी बोली मैंने, सीधा एक्सप्रेशन लिख दी। पहले तो ये याद रखो कि एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या लिख लेनी है, मैंने बीटा बाय अल्फा लिख लेनी है, लिख ली। अब बीटा क्या है? बीटा इज एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द इमेज। अब इमेज ये बन रही है, इमेज ने आई पर, देख बोला आई जाएगा, लेकिन एंगल लेना कहां पड़ेगा, आई लेंस पे लेना पड़ेगा। आई लेंस मतलब जिसके थ्रू आप देख रहे हो। अब देख सिंपल माइक्रोस्कोप में तो एक ही लेंस है, वही आई लेंस है, वही ऑब्जेक्टिव है। आगे चलकर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाएंगे, टेलीस्कोप बनाएंगे, उनमें दो लेंस लगा करेंगे यार। एक को हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोला करेंगे और एक को हम आई लेंस बोला करेंगे। ऑब्जेक्टिव लेंस वो है जिसमें से रेज आ रही है ऑब्जेक्ट की तरफ से, और आई लेंस वो है जिसके थ्रू बंदा देख रहा है, जिसके थ्रू आई में रेज जा रही है। तो दो हुआ करेंगे। फिलहाल यहां पर तो एक ही लेंस है, वही ऑब्जेक्टिव है, उसी में से घुस रही है, उसी में से आंख में घुस रही है, निकल रही है। तो यहां तो यही है, ये आई है। बीटा के एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई, मतलब एट द आई लेंस। क्योंकि भैया जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उन सब में तुम अपनी आंख जो है वो लेंस के साथ टिका के ही रखोगे। अगर तुम्हें सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करना है तो भी आई क्लोज जाएगी इसके। अगर माइक्रोस्कोप का यूज करना है तो भी आई माइक्रोस्कोप में बिल्कुल एनक्लोज, ऐसे करके दूर से थोड़ी माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, लगी होती है उसके साथ। अगर टेलीस्कोप का यूज कर रहा है तो भी टेलीस्कोप से भी जब तू दूर देखेगा तो आई जो है तेरी वो इसके साथ एंड टिका के रखते हैं ना। दूरबीन का इस्तेमाल करेगा तो भी आंख उसमें लगानी पड़ती है। कैमरे तक की सब फोटो वोटो खींचनी होती है तो भी उसमें आंख लगानी पड़ती है। वो तो आजकल चलो डिजिटल कैमरे वगैरह आ गए तो उसका स्क्रीन ही अलग से बना दिया जाता है, बंदा आंख वांख टिकाने वाला काम खत्म हो गया। लेकिन जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में उसमें हमें आई जो है ना वो लेंस के बिल्कुल नजदीक होती है। तो मैंने बोला बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई। डेफिनेशन में ये एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई है, लेकिन डायग्राम में हम एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई लेंस मान लेते हैं। आई पे बन गया मतलब आई लेंस पे बन गया, आई लेंस पे बन गया मतलब आई पे बन गया। तो भैया आंख तो यहां पर है, इमेज ने आई पर कितना एंगल बनाया, ये एंगल बनाया, तो ये वाला एंगल मेरे भाई बीटा है। तो व्हाट इज बीटा? इट इज एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई।
व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब ये इमेज जो बनी है, सारी बातें अब धीरे धीरे आएंगी। अगर इमेज आप देख रहे हो तो वो इन्फिनिटी पे भी दिखेगी, लीस्ट डिस्टेंस पे भी दिखेगी। हमने बात की स्टार्टिंग में कि यार नॉर्मल आई जो है वो इन्फिनिटी से लेके लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन, जिसको नियर पॉइंट भी कहते हैं, जो कि 25 सेंटीमीटर होता है, वहां तक देख सकती है। तो अपनी आई की रेंज जो है ना 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक है। तो यहां पे जो इमेज बन रही है ना, मैं मान के चल रहा हूं कि ये कम से कम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की दूरी पर तो होगी, तभी प्रॉपर इमेज बंदे को क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है जी। तो डी पे भी बन सकती है, इन्फिनिटी भी बन सकती है, डी से आगे हर जगह दिखेगी। हम दो केस लिया करेंगे, बोल दिया करेंगे इमेज डी पे बनी है, यहां बोल दिया करेंगे इमेज इन्फिनिटी पे बनी है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन की फिर से डेफिनेशन सुन ले भाई, इट इज बीटा बाय अल्फा। बीटा क्या है? इट इज एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। इट इज एंगल सबटेंडेड, काले पेन से लिखो भाई, इट इज एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई। और अल्फा क्या है? अच्छा, डेफिनेशन में एट आई बोलना है, वो बनने में लेंस पे बनेगा, आई वाले लेंस पे बनेगा, जो लेंस आई के क्लोज होगा। और अल्फा क्या हुआ? इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई when it is placed at least vision। मतलब जहां पे इमेज पड़ी हुई है, अगर ऑब्जेक्ट यहां पड़ा होता तो वो आई पे जो एंगल सबटेंड करता वो अल्फा है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। ठीक है जी, ये अल्फा होता। और बीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई। तो एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन इट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एंड एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन इट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। खास बात यह है, दोनों को सेम जगह पर रखना है। कहां पर? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। वहां से जो आई पे जो एंगल बना रहे हैं ये, वो बीटा अल्फा है। इमेज वाला जो एंगल बन रहा है आई पे, ऑब्जेक्ट वाला जो एंगल बन रहा है आई पे, उन दोनों का रेशियो क्या होता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन होती है, वही मैग्निफिकेशन वही आ जाएगी। तो बेटा एंगुलर मैग्निफिकेशन बीटा बाय अल्फा, ज्यादा खींचते नहीं है आप, डेफिनेशन समझ लो। एक बार लास्टली बोल देता हूं, इट इज रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट इमेज एट आई। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई and angle subtended by the object at I when they both are placed at least distance of distinct vision। ठीक है जी। तो ये बार बार डिफाइन नहीं करेंगे, हर बार अगली बार जितने भी केसेस आएंगे अब कंपाउंड टेलीस्कोप, उनमें सिर्फ बीटा बाय अल्फा लिख के वहीं से डायरेक्ट ही कर दिया करेंगे। तो m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा है, बाकी कुछ नहीं भाई। इसमें देख लो, फिगर से देख देख के वैल्यू पुट कर दे। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। यार अगले स्टेप में हम इसको tan बीटा बाय tan अल्फा कर देंगे। अब और कोई ऑप्शन नहीं बचती है, हमें एज्यूम करना पड़ेगा, एंगल छोटे ही होते हैं इसलिए वो tan लगा सकते हैं हम, tan बीटा बाय अल्फा। अब tan बीटा, बीटा देख पूरा वाला एंगल है, a डैश b डैश बाय b डैश c। इट इज a डैश b डैश बाय b डैश c। अब इसके नीचे क्या है? tan अल्फा। अब tan अल्फा देख, इसका नाम रख ले a1। अब tan अल्फा देख ले, ये बनेगा नीचे है ना भाई, ये तो tan बीटा की वैल्यू लिख दी, a डैश बी डैश बाय बी डैश सी। नीचे tan अल्फा की जगह क्या लिखेगा देख, परपेंडिकुलर क्या है? a1
बी डैश, और ये क्या हो गया, बी डैश सी आ गया। ठीक है जी। अब यहां से देख A1 B डैश, ध्यान देना, A डैश B डैश के नीचे B डैश C आ गया, ये तो कट गए, सही बात है, ये तो वैसे ही कट गए, इसको यहीं पे लिख ले, क्या आ जाएगा, A डैश B डैश की जगह तो A डैश B डैश ही रख दे, A1 B डैश, बेटा A1 B डैश किसके इक्वल है, AB के इक्वल है ना, इसी को उठा के यहां पे रखा था, तो ये हो गया AB। तो कोई नई बात थोड़ी आ गई, ये क्या है, H2 साइज ऑफ इमेज, ये क्या है H1 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पता ही था। मैग्निफिकेशन होती क्या है बेसिकली, H2 बाय H1 होती है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कोई खास बात नहीं थी, लेकिन बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मैग्निफिकेशन निकालनी किस तरीके से है, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन वाली मेथड से निकालनी है। ओके, अब मैग्निफिकेशन तुम्हें पता ही है होती क्या है बेसिकली, लेंस के केस में V बाय यू इट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय U होती है मैग्निफिकेशन। अब V डिवाइडेड बाय U, V क्या है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, U क्या है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये चीज U है और ये पूरा का पूरा क्या है, V है। इसको यहां पे भी छोड़ सकते हो या मॉडिफाई कर लो। अगर हम इसको मॉडिफाई करते हैं, U को क्या करेंगे हम, रिड्यूस करते हैं, तो अगर मैंने इसको मॉडिफाई किया ये भी चलेगा। आल्सो अपने पास क्या है, लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो कर दे v से मल्टीप्लाई, इसको मैंने v से मल्टीप्लाई किया यार बोथ साइड, ये तो 1 हो गया, माइनस ये v बाय u हो गया, ये v बाय f हो गया, देखता जा 1, यार v बाय u क्या है, v बाय u मैग्निफिकेशन है, ये 1 माइनस m हो गया, f है। अब m निकाल लेना तूने, इसको उधर जान दे, इसको इधर आन दे, 1 माइनस v बाय f, ये चीज क्या हो गई जी, m चेक कर ले भाई, v बाय f इधर आके माइनस हो गया, m इक्वल टू 1 माइनस v बाय f हो गया, तो m इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस v बाय f। ओके, नाउ यार तुम्हारी फाइनल इमेज बनी का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनी है, ये चीज d है ना, ये v तो था, v किसके इक्वल है, d के इक्वल है, लेकिन नेगेटिव है क्योंकि रेज इधर आ रही थी, तो इस केस में वर्चुअल इमेज बनी है ना, तो माइनस लेना पड़ेगा ना, तो उसको माइनस डी पुट कर दे, ये बन जाएगा 1 माइनस माइनस डी बाय एफ, v इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस डी बाय एफ। यार सिंपल माइक्रोस्कोप लेंस ही है, वैसे लेंस की मैग्निफिकेशन ही यही है, वैसे तो लेंस की मैग्निफिकेशन यही है, v बाय यू ही है, ठीक है। लेकिन जब इसको एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो आप, तो इसकी मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या लेना है, 1 प्लस डी बाय एफ लेना है जी, जहां पर एफ इस लेंस की फोकल लेंथ है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डी क्या है, उस बंदे का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो इसको देख रहा है, उस बंदे का मैंने इसलिए बोला कि भाई अगर तो नॉर्मल विजन है तो डी फिक्स है 25 सेंटीमीटर, ठीक है जी, नॉर्मल विजन वाले के लिए तो डी 25 सेंटीमीटर है। लेकिन भाई आई डिफेक्ट वाला बंदा भी तो हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिक भी तो हो सकता है, देख दूर की नजर कमजोर है तो उसको मायोपिया होता है, पास की नजर कमजोर वाला, यानी अगर वो हाइपरमेट्रोपिक है तो उसका जो लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस विजन है, जरूरी नहीं है 25 सेंटीमीटर हो, 25 होता है, लेकिन नॉर्मल विजन के लिए ना, तो इसलिए इसको डी रख दिया। अगर तो नॉर्मल विजन है, डी की जगह 25 वैल्यू पुट हो जाएगी। अगर दे रखा है क्वेश्चन में कि बंदे का इतना इतना लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस विजन था, तो वो पुट हो जाएगी। तो कुछ नहीं है, सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम
ये है, इसके आने के चांसेस कम है। लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत बन जाते हैं, इसलिए इसकी मैग्निफिकेशन मैंने निकलवा दी कि 1 + d/f, ये इसकी क्या आ गई, मैग्निफिकेशन का रिजल्ट है जी। ठीक है जी। अब एक और बात, मैंने बोला कि जो इमेज बनती हुई दिखती है ना हमें, वो डी से यानी लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस विजन से लेकर 25 सेंटीमीटर तक अगर नॉर्मल विजन हो कहीं पे भी दिख सकती है। तो जब भी ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किए जाएंगे ना, हमेशा इसके दो केस डिस्कस किए जाएंगे। पहला, इमेज कहां बन रही है जी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, और दूसरा इमेज कहां पे बन रही है जी, इन्फिनिटी पे बन रही है। हमेशा दो केस ही लिए जाएंगे, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ लो। पहला कौन सा जी, इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दूसरा कौन सा जी, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे अगर इमेज बन रही है तो उसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन भी कहते हैं बेटा जी। तो अब छोड़ना क्यों है यार, सब कुछ ही स्टेबल में। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का एक दूसरा डायग्राम भी कर लेते हैं, बस 2 मिनट ही लगेंगे। उसके बाद सीधा किस पे आ रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। ये तो हमने कर ही लिया है, ओके। उसके बाद किस पे आ जाएंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे आ जाएंगे जी। तो मैंने बोला सिंपल माइक्रोस्कोप में एक और डायग्राम बनाया जा सकता है, आ जाएगा ना भाई। वो कहेगा सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम बना नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन में, तो ये नहीं चलेगा। नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन का मतलब फाइनल इमेज कहां बनानी है मुझे, इन्फिनिटी पे बनानी है। अब उसके लिए ये लगा ले कि फाइनल इमेज कहां बननी चाहिए, इन्फिनिटी पे बननी चाहिए। उसके लिए ऑब्जेक्ट ये कहां आना चाहिए, इसके पूरे पूरे फोकस पे आ जाना चाहिए। ठीक है जी। ये पैरेलल गई, पैरेलल वाली कहां से पास हो जाएगी, यहां से, और दूसरी इस जगह से हो गई। और इसको जब मैंने एक्सटेंड किया, ये स्थिति बन गई। ये क्या होगी, इसकी नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन। वैसे ही बस डायग्राम है, पता ही है। ठीक है जी। फाइनल इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे। इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन कहते हैं। बेटा मैग्निफिकेशन अपने पास, ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, v क्यों लिख दिया, ये m = 1 - vf था यार, ये तो m है ना। m = भैया m = 1 - vf था, m = 1 - v की जगह d पुट कर दिया, m आएगा, m करेक्ट कर लो भैया इसको। इट इज m = 1 + d/f। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो m = 1 + d/f। ये यार मैग्निफिकेशन है नॉर्मली। अगर इमेज कहां बन रही हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही हो। अगर इन्फिनिटी पे बन रही है तो यहां इन्फिनिटी पुट हो जाना चाहिए, लेकिन करते नहीं है, क्योंकि सब कुछ ही क्या हो जाएगा, फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूं, सॉल्व करके आता है। अब याद रखना, अगर इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट वाली पोजीशन है, तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या लेना है, d/f लेना है, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन। ठीक है। नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन में अब d यानी जहां इमेज बन रही है, d टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, d टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो इस टर्म के कंपैरिजन में इसको हम क्या कर रहे हैं, 1 को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन में बेटा जी मैग्निफिकेशन d/f होगी सिंपल माइक्रोस्कोप की। वैसे 1 + d/f होती है। सिंपल माइक्रोस्कोप डायग्राम मैंने बोला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल के लिए दोनों इसके रिजल्ट याद होने चाहिए, एक 1 + d/f और एक d/f।
ठीक है। डी की जब वैल्यू पुट करनी है +25 पुट करनी है, या जब जो दे रखी होगी वो पुट करनी है। नॉर्मल विजन के लिए 25 होती है, यहाँ प्लस ही पुट करनी है क्योंकि इसमें माइनस था पहले, मैं प्लस ऑलरेडी इसमें यूज कर चुका हूं। अब लास्ट बात नोट करने वाली सिंपल माइक्रोस्कोप में कि यार जितने भी सिंपल माइक्रोस्कोप यानी लेंस बनाए बंदा, सिंपल माइक्रोस्कोप लेंस ही है ना, तो किसी भी उसकी कुछ ना कुछ फोकल लेंथ सेट करनी पड़ेगी। तो किसी भी रियलिस्टिक फोकल लेंथ के लिए, रियलिस्टिक मतलब जो जिस फोकल लेंथ का लेंस बन जाता होगा, मैग्निफिकेशन जो है वो 10 से ज्यादा नहीं आती, 9 या 10 होगी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भी सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कितनी को होती है, ऑप्शन दी होंगी, तो उसमें भैया 9 लगा लोगे या 10 लगा दोगे, या 9 आंसर आएगा 10 आएगा। अगर D/F के हिसाब से देखोगे तो 9 आएगा, अगर साथ में 1 भी जोड़ दूं तो 10 आएगा। तो 9 से 10 के बीच में, मतलब मैक्सिमम 9 से नीचे भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो होती है सिंपल माइक्रोस्कोप की वो कितनी है, वो 9 ही लेनी है या 10 ही लेनी है, इससे ज्यादा हो नहीं सकती। तो 10 गुना चीज को बढ़ा रहा है वो, वहां तक तो चलो चल जाएगा। अगर 10 गुना चीज को बढ़ा रहा है, इतने से हमारा काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब बेटा अगर चीजें बहुत छोटी हैं, हमें मैग्निफिकेशन इतनी ज्यादा चाहिए कि तब जाके वो चीज दिखे, तो फिर सिंपल माइक्रोस्कोप से काम नहीं चलेगा। जो मैंने काम बताए थे, कभी ज्वेलर यूज कर रहा है, घड़ी ठीक करने वाला यूज कर रहा है, जासूस यूज कर रहे हैं भाई, वो ज्योतिषियों के पास भी होता है, वो रेखाएं देखते हैं कि भैया तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हारी 2 बीवियां होंगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी, तो इनके पास भी होता है, वहां तक तो चल जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाई मैग्निफिकेशन चाहिए, वो जो बायो वाले ने स्टोमेटा उसके अंदर की सेल वेल का स्ट्रक्चर देखना होगा, तो उसमें फिर इससे काम नहीं चलेगा, मैग्निफिकेशन और ज्यादा चाहिए होगी उसके लिए फिर हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। तो इसको क्लोज किया हमने। अगली बात आ रही है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हमारी अगली कहानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इतना हमने बोल दिया कि भैया सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपल है, तो जो सिंपल काम है वहां पे तो सिंपल चल जाएगा। भैया जहां मुश्किल काम है वहां सिंपल माइक्रोस्कोप से काम नहीं चलेगा, ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए। तो ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तो भैया 2 लेंस का इस्तेमाल करो, क्योंकि आपको पता है कि 2 लेंस जोड़ दोगे तो मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाती है। मान ले मैंने ये 2 लेंस है, ये पहला ये दूसरा, इन दोनों को जोड़ दिया, तो नेट जो मैग्निफिकेशन होगी वो कितनी आएगी, M1 इंटू M2 आ जाएगी। अगर पहला लेंस 10 गुना बढ़ा रहा था, दूसरा भी 10 गुना बढ़ा रहा है, भाई दोनों को जोड़ दे, नेट मैग्निफिकेशन 100 गुना हो जाएगी। तो 2 लेंस का यूज कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, आपका माइक्रोस्कोप बल्ले बल्ले हो जाएगा और मैग्निफिकेशन जितनी आप चाहते हो उतनी प्रोवाइड कर लोगे उससे। क्योंकि लेंस अब तुम कहोगे 3 जोड़ देते, भाई 3 जोड़ देना और मैग्निफिकेशन मिल जाएगी। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको पढ़ाने जा रहे हैं, किताबों में होता है वो 2 वाला ही है। वैसे 2 नहीं, ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिलहाल हम 2 से काम चलाएंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेटा मेन बात फिर से इनका रे डायग्राम, मेन बात इनका रे डायग्राम बनाना आएगा तब आगे की बात होगी। अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो विद डेरिवेशन आ जाएगा, उसके लिए भी रे डायग्राम चाहिए। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आया वो कहेगा सिर्फ रे डायग्राम ही बना दे, तो उसके लिए तो रे डायग्राम चाहिए ही चाहिए। यानी सारा खेल किस पे डिपेंड करता है, रे डायग्राम पे डिपेंड करता है। रे डायग्राम बनाना सीखो। तो अगली बात आ गई कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ध्यान से देखना, मेन पहले डायग्राम बनाना सीखना है तुमने। पहले तो हमने चलो प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, 2 लेंस लगने, दोनों इकट्ठे नहीं बनाने भाई, एक एक करके लगाएंगे जैसे जैसे इमेज बनती जाएगी। पहले हमने पहला वाला लेंस बनाया भाई, ये जो लेंस बना इसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्ट से रेज कलेक्ट करेगा वो क्या हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, बिल्कुल हिसाब किताब लगा के बनाना है ताकि
फाइनल इमेज तुम्हारी कॉपी से बाहर ही ना चले जाए। कई बार बंदा लेंस बड़ा बना लेता है, इस हिसाब से रख देता है कि वो इमेज जा रही होती है कॉपी से बाहर, कि कहाँ बनाऊँ सर, फिर काट के दोबारा बनाता है। तो कुछ बातों का ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इसका फोकस रख ले यार, कुछ बहुत ज़्यादा दूर मत करना। मैं बोल रहा हूँ अगर इसी का फोकस ज़्यादा रख दिया तो कॉपी के बाहर चल जाएगी इमेज। ये हो गया तुम्हारा पहले वाले का फोकस, ठीक है। अब जो इमेज है ना बनाने के लिए, पहले तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना। ऑब्जेक्ट अपना ए भी हुआ, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस के बाहर रखना है, जस्ट बाहर रखना है, ज्यादा मत रख देना। मैंने बोला जितनी ज्यादा दूर रखेगा भाई उतनी इधर भी इमेज ज्यादा दूर बन जाएगी, कॉपी से बाहर चलेगा तेरा डायग्राम। दो टिप्स हैं यहां पर। पहली टिप ये है कि फोकस से जस्ट बाहर रखना, बहुत ज्यादा मत ले जाना। और दूसरी, जो ऑब्जेक्ट है ना तेरा ए बी, छोटा रखना यार उसको, मतलब ऑब्जेक्ट ही तो इतना बड़ा कर देगा, तो पहले इसने मैग्नीफाई करना है, फिर एक और लेंस लगाएगा, वो उतनी मैग्नीफाई, इतनी बड़ी इमेज बनेगी, बढ़िया नहीं लगेगी यार। तो दो टिप दी मैंने, लेंस बना, फोकस ले ले, को बहुत ज्यादा मत लेना, ठीक ठाक सा ले लेना, और ऑब्जेक्ट का साइज ठीक ठीक रखना, ज्यादा बड़ा मत लेना, 2 बार मैग्निफिकेशन होनी है इसकी। और रखना कहां पे है? फोकस के बाहर, जस्ट बाहर रखना, दूर मत रखना, जस्ट बाहर, ठीक है जी। अब जितना का फोकस इधर ले लिया, F1 ले, ये हो गया तेरा F1, अगले को बाद में देखेंगे, पहले इसकी इमेज बना, ठीक है जी। ये पहले का फोकस है, ओके। इमेज बनाने के लिए कुछ नहीं, वही एक रे पैरेलल, पैरेलल कहां से जाएगी? फोकस से गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, ये यहां पे कहीं पे इमेज बन गई, ठीक है जी। ये बन गई इमेज, स्केल वेल से मैंने बोला बनाना, और इतना का बनाना कि कॉपी में आ जाए। प्रैक्टिस लगेगी 2-3 बार, ये मेरा भाई ज्यादा ही हो गया वैसे। तो ये इमेज किसने बनाई? फर्स्ट लेंस ने बना दी। अब जो भी इमेज बनी, रियल है इन्वर्टेड है, ये हो गई ए डैश बी डैश, ओके। इमेज इज ए डैश बी डैश, पहले लेंस ने क्या बना दी? ए डैश बी डैश इमेज बना दी। अब अगली बात है कि यार दूसरा लेंस कुछ इस हिसाब से एडजस्ट करना, दूसरे वाले लेंस को कुछ इस हिसाब से एडजस्ट करना कि ये जो इमेज है उसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए। ध्यान से सुनना, ये लेंस है दूसरा वाला, ये मैंने पहले नहीं बनाया था, मैंने कहा पहले इसकी इमेज बन जाने दो, बन गई। अब अगले लेंस को मुझे फाइनल इमेज कहां बनानी है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनानी है। तो इस लेंस को कुछ ऐसे एडजस्ट करूंगा कि ये लेंस, ये जो इंटरमीडिएट इमेज बनी है, इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए ये इमेज, आ गई। अब ये इधर फोकस है, ऐसे इधर भी होगा, इसको F2 मान ले, ठीक है जी। ये F2 हो गया, यहां कहीं क्या हो गया? F2 डैश हो गया। तो ये पैरेलल वाली फोकस में से देख, जब मैंने इसकी इमेज बनाने की कोशिश की तो पैरेलल वाली कहां से गई? फोकस से, और दूसरी इसके ऑप्टिकल सेंटर से भेजी, आगे तो मिलेंगी नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। पीछे एक्सटेंड कर दिया, जहां इमेज बन गई वो हमारी क्या हो जाएगी? फाइनल इमेज हो जाएगी। तो इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया, यहां मिल गए,
ओके, इसको मिला दे, इसको लिखूंगा A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है, ये A डबल डैश हो गया, B डबल डैश हो गया, ये बन गई तुम्हारी फाइनल इमेज। यार बाकी सारी कहानी बात की है। सबसे पहले तो रे डायग्राम बनाना आना चाहिए, यही है यार। अब तुम कहोगे सर यार ये वैसा माइक्रोस्कोप तो लग नहीं रहा जैसा लैब में देखा था हमने। यार वैसा मैंने पहले बोला था, वैसा थोड़ी लगेगा। अबे मैं रे डायग्राम बनाने सिखा रहा हूं, माइक्रोस्कोप का वो फोटो नहीं बनाने सिखा रहा। रे डायग्राम ही बनाने हैं हमें, रे डायग्राम ही आने हैं। तो ये कौन सा लेंस, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट से रेज कलेक्ट करेगा, उसकी कहीं इंटरमीडिएट इमेज बना देगा, वो मैग्नीफाइड है। अब उसकी इमेज फिर अगले लेंस से फिर से बनानी है। अगला लेंस जब इमेज बन जाएगी उसके हिसाब से सेट करना है, कुछ इसके हिसाब से सेट करो कि ये जो इंटरमीडिएट इमेज है इसके सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए, अपने आप इमेज बनती हुई दिखाई दे देगी। ये फाइनल इमेज है तुम्हारी। ठीक है जी, ये कौन सा लेंस है, दूसरा वाला जो लेंस है इसको हम आई लेंस बोलेंगे। आई लेंस इसलिए क्योंकि यहां पर कहीं पर फिर वही बात, तुम खड़े होगे अपनी आंख सटाकर, ये आई होगी तुम्हारी, यहां से देख रहे हो। ठीक है जी, तो इसका डायग्राम बना बना के देखो भाई, 2 बार बनाओ 3 बार बनाओ, जब तक बिना देखे परफेक्ट नहीं बनता, बनाना पड़ेगा। ऑप्टिक्स जो है ये ऐसी नहीं हो जानी या हो जानी थी। मैं पहले दिन से कह रहा हूं सारा खेल रे डायग्राम्स का है। रे डायग्राम बनाने सीख लो तो ऑप्टिक्स आ जाएगी, वरना नहीं आती। तो ये लेंस ऑब्जेक्टिव है भैया, आई लेंस है, ये इसका रे डायग्राम बन गया। अगली कहानी रे डायग्राम बन जाएगा तो शुरू होती है। तो पहले अपना भैया श्योर कर लो कि ये डायग्राम तो बना आ गया। ठीक है, सिर्फ देख देख के वही बात है तो ऑप्टिक्स आने वाली है नहीं है। खैर कोई भी टॉपिक जो है, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो देख देख के सुन सुन कर तो आने वाला सत्संग तो है नहीं है कि सत्संग की तरह भैया ऐसे ऐसे करते देखते रहो और सुनते रहो, आ जाएगा। ये गुरु जी की बातें नहीं है कि जो ऐसे सुनते सुनते ही समझ में लग जाएंगी और पूरा एन मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। ऑप्टिक्स में या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मोक्ष प्राप्ति के लिए भैया आपको आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, हाथ में पेन होना चाहिए, सामने कॉपी होनी चाहिए, साथ के साथ नोट करना चाहिए और उसके बाद जाके गुरु जी की बातों को रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके मोक्ष प्राप्ति होगी। ऐसे नहीं होनी मोक्ष प्राप्ति। तो ये सत्संग नहीं है भाई, आपको डायग्राम बनाकर देखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट मेक श्योर कि आपको ये रे डायग्राम बनाना आ गया, बिना देखे आगे की कार्रवाई उसके बाद होनी है, तो उसको देख लो। अब अगली बात जो इस पे आएगी वो फिर मैग्निफिकेशन की बात है। ठीक है, तो पहले रे डायग्राम बनेगा, अगली बात फिर वही एंगुलर मैग्निफिकेशन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या करने जा रहे हैं, मैग्निफिकेशन एंगुलर, लिख लो यार। अब डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। एंगुलर मैग्निफिकेशन, अब एंगुलर मैग्निफिकेशन मैंने बोला था, अब मैं बार बार डिफाइन तो करने नहीं वाला। इट इज बीटा बाय अल्फा। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगी, बीटा बाय अल्फा। बीटा क्या, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई, इमेज एट द आई व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब वो देखनी है तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे तो कम से कम बनवाई होगी ना। तो इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई। आई मतलब आई लेंस मैंने बोला था। तो इमेज जो है आई यानी आई लेंस पे कौन सा एंगल बना रही है, ये वाला। अब इस एंगल को मैंने बीटा कहना है, तो इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द image at I when it is formed at least distance of distinct vision। और अल्फा क्या है, इट इज एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई।
जब इसको उसी पोजीशन पे रखेंगे लीस्ट डिस्टेंस और डिस्ट्रीब्यूशन वाली पे, तो यार ऑब्जेक्ट तो यहां पर है। अब यहां से मैं इसको पैरेलल अगर लेकर आता हूं तो ये बनेगा ऑब्जेक्ट। इसका नाम चल फिर से वही A1 रख दिया। अब ऑब्जेक्ट जहां पे पड़ा हुआ वहां से थोड़ी इमेज बनानी है, दोनों सेम पोजीशन पे लाने पड़ेंगे। सेम पोजीशन से जो एंगल बना रहे हैं वो बीटा और अल्फा बनेंगे। ठीक है जी। तो बीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई। अल्फा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन इट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी भाई यहां से इसने जो एंगल बनाना ना आई पर, ये वाला, इसको बोलूंगा मैं अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। तो ये है अल्फा, ये है मेरे भाई अल्फा। दिस इज योर अल्फा। तो बीटा भी दिख रहा होगा, अल्फा भी दिख रहा होगा। ये वाला एंगल तो क्या है? बीटा। ये वाला एंगल क्या है? अल्फा। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। अगला स्टेप कर ले, पता ही है इसको क्या कर देते होते हैं हम, tan बीटा बाय tan अल्फा। यानी अब फोटो देख, फोटो में से बना tan बीटा a डबल डैश b डबल डैश के नीचे b डबल डैश C2। क्या आ जाएगा? a डबल डैश b डबल डैश के नीचे b डबल डैश C2। और tan अल्फा क्या होगा? नीचे देख ले, a1 b डबल डैश परपेंडिकुलर बाय बेस है ना, a1 b डबल डैश के नीचे b डबल डैश C2। अब b डबल डैश C2 b डबल डैश C2 कट गए। मतलब पूरे बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं यार। मतलब मैग्निफिकेशन कितनी आ गई? ये आ गई, ये काट ले यार, ये बन गई a डबल डैश b डबल डैश के नीचे a1 b डबल डैश। देख a1 b डबल डैश यार किसके इक्वल है? ab के इक्वल लिख ले भाई। ये हो गया ab, यहां से क्या हो गया? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू a डबल डैश b डबल डैश के नीचे ab। यार इसको क्या करता हूं, a डबल डैश b डबल डैश के नीचे ab तो था ही यार, यहां a डैश b डैश और यहां a डैश b डैश कर दिया, a डैश b डैश से मल्टीप्लाई कर दिया, a डैश b डैश से डिवाइड भी कर दिया। यार फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि अगर तो इसको ध्यान से देख ले, पहले लेंस की बात कर, पहले लेंस की इमेज क्या है? a डैश b डैश है ना। पहले लेंस ने कौन सी इमेज बनाई? a डैश b डैश। और पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन था? a b। अब ये क्या है? साइज ऑफ इमेज। ये क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पहले लेंस के लिए। अच्छा, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आता है? मैग्निफिकेशन होती है। तो ये क्या हुई? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट लेंस हो गई कि नहीं? और पहला लेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। पहला लेंस ऑब्जेक्टिव है ना भाई। तो a डैश b डैश होगी पहले लेंस द्वारा बनाई गई इमेज, a b होगी पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का साइज। दोनों को रेशियो को मैग्निफिकेशन कहते हैं और ऑब्जेक्ट है इसलिए इसकी मैग्निफिकेशन को मैंने MO रख दिया भाई, O फॉर ऑब्जेक्ट। अब इसको देख ले, अगर तो इसको ध्यान से देखता है तो a डबल डैश b डबल डैश क्या है? ये इमेज है जो दूसरे लेंस ने बनाई है। दूसरे लेंस ने जो इमेज बनाई है क्या बनाई है? a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाय a डैश b डैश दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। यार a डैश b डैश पहले लेंस के लिए इमेज है लेकिन दूसरे लेंस के लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो अगर मैं दूसरे लेंस की बात करूं उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन था? a डैश b डैश। ये हो गया साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। उसने इमेज कौन सी बनाई? a डबल डैश b डबल डैश।
तो ये क्या हुआ, फिर से वही साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दूसरे वाले लेंस के लिए। यार दूसरा लेंस आई लेंस है, तो ये होगी साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बन गया एम ई। तो ध्यान से देख, मैग्निफिकेशन किसके इक्वल आ गई, एमओ इंटू एम ई आ गई, मोई। एम इज इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई आ गई। तो यार मैंने कोई बड़ी बात थोड़ी निकाल दी, वो तो पता ही है भाई, दो लेंस लगेंगे तो नेट मैग्निफिकेशन क्या आएगी, m1 इंटू m2 शुरू में लिखा था मैंने, तो यहां पे भी क्या आई, m1 इंटू m2 ही आई, वो बात दूसरी है। पहले वाले का नाम मैंने ऑब्जेक्टिव रख रखा है, दूसरे का नाम मैंने आई पीस रख रखा है, तो मैग्निफिकेशन तो वही आनी थी, एम ओ इंटू एम ई। लेकिन निकालनी ऐसी ही है, डायरेक्ट नहीं लिख देनी कि हमें तो पता है जी m1 इंटू m2 होती है, ऐसे कैसे पता है जी। वो कहेगा नंबर नहीं दूंगा, मुझे थोड़ी पता, करके दिखा, तो करके दिखाना पड़ेगा ना। तो भाई मैग्निफिकेशन m1 इंटू m2 से ही mo इंटू me आ गई। अब थोड़ा सा और ध्यान दे दे, तो यार मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू me इंटू mo आ गई भाई, ये आई लेंस द्वारा होने वाली मैग्निफिकेशन और ये ऑब्जेक्टिव वाला द्वारा होने वाली मैग्निफिकेशन। तो m इज इक्वल टू mo इंटू me या me इंटू mo लिख सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या आ गई मेरे भाई, मैग्निफिकेशन आ गई mo इंटू me। ठीक है, तो वही बात कि कोई बड़ी बात तो हमने निकालनी नहीं, पहले हमें पता था कि mo इंटू me आनी है, m1 इंटू m2 आनी है, दो लेंस है, तो नेट मैग्निफिकेशन तो यही आएगी ना। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं मॉडिफाई करूं तो मैं ध्यान से देखूं कि जो सेकंड लेंस है यार, सेकंड लेंस यानी आई लेंस, वो एक तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप का ही रोल प्ले कर रहा है। देखिए यहां पर सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या था, एक लेंस था, ऑब्जेक्ट कहां गया, उसके सी और एफ के बीच में, और उसने इमेज बना दी वर्चुअल वाली। अब ये भी तो वही कर रहा है, ये लेंस है, ये इंटरमीडिएट इमेज उसके सी और एफ के बीच में आ गई, इसने इमेज बना दी और वही बना रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर। तो बेटा सेकेंड लेंस यानी आई लेंस एक्ट एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप हियर, और सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन मुझे पता है, ये होती है 1 प्लस डी बाय एफ। ठीक है जी, अभी होती है 1 प्लस डी बाय एफ। सेकेंड लेंस जो है उसका नाम इस बार मैंने आई लेंस रख रखा है, इसलिए मैंने 1 प्लस एफ ही कर दिया। तो जो सेकेंड लेंस है भाई उसकी मैग्निफिकेशन तो आ गई 1 प्लस डी बाय एफ, सिंपल। ओके, जो पहला लेंस है उसकी जगह मैं उसकी अपनी मैग्निफिकेशन लिख देता हूं, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस इज इक्वल टू वी बाय यू। तो जो फर्स्ट लेंस है उसकी वी बाय यू है, सेकेंड वाले की 1 प्लस डी बाय एफ है। ये भी आंसर मान सकते हो। अब ध्यान से देखना, इसने जो इमेज बनाई है, फर्स्ट लेंस ने जो इमेज बनाई है, फर्स्ट लेंस ने जो इमेज बनाई है भाई ए डैश बी डैश, वो इस जगह पे बनाई है, ये वी होगी ना इसकी। और फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये था, ये इसका यू हो गया। अब जो मैंने फिगर में वो एक्सप्रेशन में वी बाय यू लिखा है, तो यार फर्स्ट लेंस का वी है ना, वो ये रहा, और फर्स्ट लेंस का यू है ये रहा। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं तो यार इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना v, ये अप्रोक्सीमेटली दोनों लेंसेज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके इक्वल आ रहा है। दोनों लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अगर मैं L से डिनोट कर दूं, दोनों लेंसेज के बीच में जो डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब कहते हैं उसको, अगर मैं इसको L से डिनोट कर दूं तो यहां से यहां तक L है और यहां से यहां तक V है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू L मान सकते हैं। पॉजिटिव आएगा, अब जरूरी भी नहीं है लेकिन इस फिगर के हिसाब से तो मान ही सकते हैं, ये L आ गया। और ये चीज यहां से देख यहां तक U है और यहां से यहां तक क्या है, F है ना, यहां से यहां तक क्या है, F है। तो थोड़ा और ध्यान दे, मैंने बोला था बहुत ज्यादा बाहर मत रखना,
अगर मेरी बात तूने मान ली तो यार ये जो u है वो f के करीब आ जाएगा, तो इसकी जगह मैं f भी लिख सकता हूं, लेकिन ये किसकी फोकल लेंथ है? ऑब्जेक्टिव की है, इसलिए इसको क्या लिखना पड़ेगा? FO लिखना पड़ेगा। तो इसका रिजल्ट ये भी आ सकता है 1 प्लस डी बाय एफ ई इंटू एल बाय नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इसलिए क्योंकि भाई जब तूने v की वैल्यू पुट की थी तब तो पॉजिटिव पुट की थी, जब u की वैल्यू पुट की थी तब नेगेटिव पुट करनी चाहिए थी, इसलिए रिजल्ट क्या आ जाएगा? माइनस एल बाय एफ ओ 1 प्लस डी बाय एफ ई। तो ये यार आपका क्या हो गया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये इसकी एक्सप्रेशन आ गई। अब साथ के साथ कुछ नहीं, 5 मिनट लगाऊंगा, इसका अगला डायग्राम भी कर लो। अब देख, अगर तो कहता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम बना, तो ये बना दे। अगर वो कहता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम बना नॉर्मल एडजस्टमेंट में, तो ये नहीं चलेगा, फिर वो इन्फिनिटी वाला बनाना पड़ेगा कि फाइनल इमेज कहां बनानी है, हमने इन्फिनिटी पे बनानी है। अगर वो कहता है डिराइव कर, तो डिराइव इन्फिनिटी वाले डायग्राम से होगी नहीं, तब यही वाला डायग्राम चलेगा। तो ये जो केस था यही मेन केस है कि जी फाइनल इमेज कहां बननी है अपनी? फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसमें हमने फाइनल इमेज कहां पे बनाई थी यार? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बनाई थी। लेकिन कभी कभी, यही मेन है बेटा, डेरिवेशन तो इसी से होनी है, लेकिन कभी कभी वो कह देता है कि ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, यानी कि व्हेन इट इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो उसमें हम माइक्रोस्कोप को नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन में कह सकते हैं। तो कुछ नहीं है, सीख अगर तुमने लिया है तो बन ही जाएगा। पहला लेंस बनाना है, बन गया, ठीक है जी। फिर वही इसका फोकस रखा, यहां पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है भाई, प्रैक्टिस कर लेना। ये C1 है, यहां पे कहीं पर फिर से आ गया है, F1 माने थे हमने। ये रह गई पैरेलल, पैरेलल गई फोकस से, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर वाली वो सीधी निकल ली, ये बन गई A डैश B डैश। ये तो बन नहीं था, इंटरमीडिएट इमेज बननी है। अब बेटा सेकंड लेंस को मैंने एडजस्ट किया था, अगर तो मैं सेकंड लेंस को एडजस्ट करते हुए इतना पास ले गया कि ये इमेज उसके C और F के बीच में आ गई, उसके C और F सेकंड वाले के, तो ये लीस्ट डिस्टेंस पे बन जाएगी जो अभी बनाई थी हमने। लेकिन अगर मैं इसको एडजस्ट करते हुए कुछ ज्यादा आगे नहीं लेकर गया, इतनी की दूर लेकर गया, सेकंड वाले लेंस को एडजस्ट करते हुए इसके इतना का दूर लेकर गया कि ये जो पॉइंट है सेकंड वाले लेंस का, यानी आई लेंस का फोकस आ गया एग्जैक्टली, ज्यादा करीब ले आऊं तो F इधर आ जाएगा, ज्यादा करीब ले आऊं तो F इधर आ जाएगा ना, ये F और C के बीच वाली स्थिति हो जाएगी। इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पे बन जाएगी। लेकिन मैं इसको इतना करीब लेके नहीं गया, मैंने इतना का एडजस्ट किया कि ये जो इमेज है सेकंड वाले लेंस के पूरे पूरे फोकस पे आए, पूरे पूरे फोकस पे ही आए। तो आपको पता है जब फोकस पे आता है तो कहां बननी होती है? ये सेकंड वाले का FEB, इसको यार FO बोल दो, ऑब्जेक्टिव है ना, इसको FE बोल दो, आई पीस का जो फोकस है। तो बेटा इसको बहुत ज्यादा पास लेके नहीं, कुछ ऐसे एडजस्ट किया कि जी ये फोकस पे आ गया। अब आपको पता है ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाएगा, इसके लिए तो ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा ना, इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे बननी चाहिए, तो ये पैरेलल भेज दे, ये इसमें से पास कर दे, ये दोनों क्या जा रही हैं? पैरेलल जा रही हैं भाई, ना आगे मिलेंगी ना पीछे मिलेंगी, फिर भी चल कोशिश तो कर सकते हैं ना।
तो हमने इनको कुछ ऐसे कर दिया, इन्फिनिटी की ओर जा रही है, हम कह देंगे फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन गई। तो ये किसका रे डायग्राम हो गया? सिंपल माइक्रोस्कोप, सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन। कौन सी? नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन। तो इट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन, यानी फाइनल इमेज एट इंफिनिटी वाली स्थिति। अब इसमें बस मैग्निफिकेशन है बेटा, L/F तो रहने रहना है, ये D/F हो जाएगा। अभी बताया था जब सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा रहे थे कि जी नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये 1 क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, वो D/F हो जाएगा। तो वो D/F आ जाएगा। तो डायग्राम बनाने सीखो यार, डायग्राम बनाओगे तब बात बनेगी। हाँ, समझ में उम्मीद है कि आप लोगों को लग गए होंगे, लेकिन फिर वही बात, डायग्राम तो बनाने ही पड़ेंगे। तो लेक्चर काफ़ी लंबा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या करें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो अब खत्म कराना ही था ना। अब जो भी है एडजस्ट कर लेना, 2 पार्ट में देख लेना। तो आज के लिए बेटा इतना ही है, डायग्राम वायग्राम बनाने सीख लो। बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।